हादसा हो गया है। चलते ट्रॉले में पीछे से बस घुस गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 की मौत हो गई है तो वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो गंभीर हालत होने पर 8 लोगों को जयपुर भी रेफर किया गया। कोटपुतली के कवरपुरा की घटना है जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चलते ट्रॉले में पीछे से बस घुस गई। सड़क हादसे में ड्राइवर की भी मौत हुई है। 2 लोगों की कुल मौत की जानकारी है तो वहीं 40 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल भी हुए। तस्वीरें अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पर इलाज चल रहा है घायलों का। फिलहाल गंभीर हालत जिनकी बनी हुई है, 8 ऐसे लोग हैं जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। कोटपुतली के कवरपुरा में दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर एक चलते ट्रॉले में पीछे से आ रही बस एकाएक अचानक घुस गई। दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की मौत हुई है, एक और शख्स की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत के साथ साथ 40 से ज्यादा लोग इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो वहीं गंभीर हालत होने पर 8 लोगों को जयपुर भी रेफर करना पड़ा। कोटपुतली के कवरपुरा का ये पूरा सड़क हादसे की जानकारी, बड़ी खबर जहां पर 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। दिल्ली जा रही थी और उसमें कुल 49 यात्री सवार थे और 3 यात्रियों की जो है कैजुअलिटी हुई है और बाकी 7 को यहाँ से जयपुर SMS रेफर कर दिया गया है और बाकी सभी पेशेंट्स जो है यहाँ पर है, अभी उनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक नया विवाद सामने आने के बाद बवाल हो गया। खबर है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के अंदर मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे दीपावली को लेकर एबीवीपी के कुछ छात्र दीप जलाकर कार्यक्रम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तभी किसी दूसरे युवक का पैर दिए पर लग गया, जिसके बाद कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए, धक्का मुक्की हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से धार्मिक नारेबाजी तक हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई। फिलहाल यूनिवर्सिटी में माहौल शांत हो गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले कुछ हिंदू छात्रों ने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए दीप जलाए थे। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस के पास पुलिस बल तैनात कर दिया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाने से पहले शूटर करजत खोपोली रोड वाले जंगल में गए थे और वहां उन्होंने शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। आरोपी ने एक पेड़ पर गोली मारकर प्रैक्टिस की थी। उसके बाद शूटर्स ने गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया था। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि शूटर्स ने बकायदा शूटिंग के लिए प्रैक्टिस की और जंगल में एक पेड़ को निशाना बनाया था, जहां पर कई बार शूटिंग की प्रैक्टिस की गई और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या की वारदात को अंजाम शूटर्स ने दिया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खबर यह भी कि उनके बेटा भी निशाना शूटर्स पे था, लेकिन यहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देकर शूटर्स फरार हो गए थे। चुनाव प्रचार के बीच महाराष्ट्र के पुणे में एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद होने का जानकारी मिल रही है, जिस पर अब सियासत लगातार हावी है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर ये पैसा कहां जा रहा था। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में लगातार कैश मिलने का सिलसिला जारी है। नहीं, बात स्पष्ट है। अगर सत्ताधारी पक्ष का कोई होगा तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होगा तो पता चलेगा, अगर नहीं होगा तो बात सबको आपने जैसे कंजेक्चर्स लगाए वैसे लग जाएगा। पुणे में एक गाड़ी में कोई 5 करोड़ रुपए नगद पकड़ी गई है। महाविकास आघाड़ी वाले इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उस नगद से हमारी पार्टी का और हमारा कोई लेना देना है। शिवसेना का या पूरे महायुति का उस गाड़ी से, उस नगद से कोई लेना देना नहीं है। हम खुलेआम चुनौती कर रहे हैं, हम सरेआम चुनौती दे रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस और चुनाव आयोग इस पूरे प्रकरण की जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी जो भी है वो सामने लेकर के आए।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों का मकसद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी जुटाना और फिर वहां आतंक मचाना था। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से समय पर कार्रवाई किए जाने पर शिकारी खुद शिकार हो गए। इन 5 नक्सलियों पर 38 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये नक्सली हिंसा के सैकड़ों मामलों में शामिल थे। एक आला पुलिस अधिकारी के मुताबिक खुफिया सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि कुछ माओवादी आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। इन माओवादियों का मकसद चुनाव के दौरान विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने का था। ये लोग पिछले कुछ दिनों से गढ़चिरौली महाराष्ट्र और नारायणपुर छत्तीसगढ़ की सीमा के पास कोपारसी तहसील भामरागढ़ के वन क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर छिपे हुए थे। पुलिस की विशेष टीमें जब इन जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी तभी माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसका पुलिस की विशेष C60 टीमों ने जोरदार जवाब दिया। पुलिस के बढ़ते जवाब को देखकर माओवादी घने जंगल में भागने में कामयाब हो गए। दोनों तरफ से लगभग 8 घंटे तक गोलीबारी हुई है। गोलीबारी के बाद इस इलाके की तलाशी में 2 पुरुष और 3 महिला नक्सली के शव बरामद हुए थे। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच हलचल बढ़ गई है क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में आएगा। दरअसल उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और इसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए कहा है। रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा लॉरेंस? उत्तर भारतीय विकास सेना ने दिया ऑफर। हमें आप में शहीद भगत सिंह दिखते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल एक राजनीतिक दल ने गैंगस्टर लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी और उसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध भी किया है। इस पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से की है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने लॉरेंस को लिखे लेटर में आगे लिखा है कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल है जो देश में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस भी इसको लेकर जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश का असर अब नजर आने लगा है। इस बारिश की वजह से बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई जबकि 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे में 5 लोग घायल हुए, इनका इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद 7 लोग अभी भी लापता है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने दोषी ठेकेदार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में आलू के पेड़ से धुलाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो खंडवा के सिनेमा चौक क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि आलू का इस्तेमाल व्रत की सामग्री बनाने में होता है। ऐसे में इसकी शुद्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। और अब बात विश्व कूटनीति के नरेंद्र मोदी शो की। दुनिया में युद्ध के बजते नगाड़ों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का खजान अध्ययन और अध्याय शुरू हो चुका है। इस बार ब्रिक्स में मोदी नीति की जीत कितनी बड़ी होने वाली है, इसका ट्रेलर भारत चीन एलओसी से आया। 4 साल बाद पहली बार एलओसी पर 2020 वाली स्थिति में वापस आने को तैयार हो गया है।
स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ब्रिक्स समिट के लिए इस वक्त कजान में हैं। पीएम मोदी के कजान पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। जब मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस पहुंचे तो रूस के लोगों ने हिंदी में कृष्ण भजन गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान रूसी नागरिक हाथ जोड़े खड़े रहे और इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी हाथ जोड़े रहे। रूस के नागरिकों ने उनका हिंदी में अभिवादन किया और भारत माता की जय के नारे भी लगे। पीएम मोदी कल समिट में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने कजान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत खुद राष्ट्रपति पुतिन ने किया। दोनों ही बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में गर्मजोशी का स्तर क्या था, ये बात दुनिया इस वीडियो से समझ सकती है कि जहां राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है, और राष्ट्रपति पुतिन की बात पर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ ही महीने पहले पीएम मोदी मॉस्को गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था, और अब कजान में भी पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती देखने को मिली। पुतिन ने कहा भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध की बात भी की। पुतिन के सामने दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध पर स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत के जरिए ही किसी भी मुद्दे को हल किया जा सकता है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति से भी हो सकती है। यानी इस वक्त भारत दुनिया का इकलौता देश है जो दुनिया में युद्ध के बजते नगाड़ों के बीच शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, और भारत के उन सभी देशों से अच्छे रिश्ते हैं जो युद्ध के मैदान में जंग लड़ रहे हैं। अटकलें हैं कि पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों ही देशों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इससे पहले ही एलएसी को लेकर चीन ने यू टर्न लिया है। मोदी से शांतिपूर्ण वातावरण में मिलने के लिए चीन एलएसी पर पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। यानी चीन डेमचौक और डेप्सांग में उन जगहों से पीछे हटना शुरू कर देगा जो भारत चीन के सैन्य संघर्ष का कारण बनी थी। चीन की सेना का पीछे हटना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच बवाल का मुद्दा यूपी के उपचुनाव में जमकर सुनाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है। अखिलेश और डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बहराइच बवाल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दंगाइयों और आरोपियों पर एनकाउंटर के बाद अब अवैध अतिक्रमण के नोटिस पर भी सियासत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों पर बुधवार तक बुलडोजर न चलाया जाए। बहराइच हिंसा के बाद हाल ही में अधिकारियों ने कुछ लोगों की इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था। इनका नाम दंगों से जुड़ी एफआईआर में आरोपी के तौर पर दर्ज है। अवैध अतिक्रमण को लेकर दिए गए नोटिस को लेकर कुछ लोगों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। वहीं डीजीपी की ओर से यूपी पुलिस को एनकाउंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। यूपी में एनकाउंटर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी होगी। मौत होने पर पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल करेंगे। एनकाउंटर के बाद बैलिस्टिक जांच भी जरूरी होगी। अखिलेश ने बहराइच दंगों के बहाने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी ने ही बहराइच में दंगा करवाया था। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अखिलेश के आरोपों का यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दंगा करवाने वाली पार्टी कौन सी है, ये सब जानते हैं।
नहीं, दंगा कराने वाली पार्टी और दंगाइयों की पार्टी कौन सी है ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समय में पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। जो कई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार ने विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की है, बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। जो अपराधी है और अपराध के प्रति हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा दंगाइयों को और दंगा करने वाले माफियाओं के साथ खड़े रहने की रही है। बहराइच में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के दिन का वीडियो वायरल होने के बाद ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये काम तो विवेचक का है कि वो देखेगा किसकी कितनी भूमिका है। अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है, एक्स पे पोस्ट किया है और कुछ वीडियो भी डाले हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? अखिलेश यादव जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो अपनी सरकार का रिकॉर्ड उठा करके देखें कि हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बहराइच में दंगे को लेकर अखिलेश ने फिर कहा कि जो दंगा हुआ उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। हिटलर के तरीके से बीजेपी काम कर रही है। ये दंगा इसलिए कराया गया क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। यूपी में जहां उपचुनाव को लेकर सियासत चरम पर है, वहीं मुंबई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी पारा हाई है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में सीएम योगी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें संदेश लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी के इस बयान पर पलटवार किया है। डिंपल यादव का कहना है कि जनता बीजेपी की नीतियों को समझती है। लोगों को बीजेपी वाले और ज्यादा नहीं बरगला सकेंगे। जनता रोजगार, सुरक्षा चाहती है। उपचुनाव में जनता जवाब देगी। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का, जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे। लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले। बहराइच बवाल का मुद्दा विपक्ष आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में पिछले 7 सालों से कानून व्यवस्था मजबूत है। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष शायद अपनी सरकार का दंगे वाला कार्यकाल भूल गया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अजमेर से बड़ी खबर है। एक्शन में अजमेर विकास प्राधिकरण नजर आ रहा है। आना सागर गौरव पथ पर 38 दुकानों पर नोटिस के बाद कार्रवाई की गई है। दुकान, रेस्टोरेंट्स और अन्य संस्थानों को सीज किया जा रहा है। बिना भू रूपांतरण, बिना अनुमति के संचालन किया जा रहा था, जिसको लेकर अब ये कार्रवाई की गई। अवैध रूप से संचालन और अतिक्रमण को लेकर ये बड़ा एक्शन हुआ है। अजमेर विकास प्राधिकरण उपायुक्त, तहसीलदार मौजूद इस दौरान रहे। पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। तो बड़ा एक्शन अजमेर विकास प्राधिकरण का। आना सागर गौरव पथ, ये इलाका जहां पर 38 दुकानों पर नोटिस चिपका गया था और उसके बाद नोटिस चस्पा के आगे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दुकान, रेस्टोरेंट्स, अन्य संस्थानों को सीज किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने 38 ऐसी दुकानें जिसे सीज की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। बिना भू रूपांतरण, बिना अनुमति के संचालन हो रहा था। अवैध रूप से संचालन और अतिक्रमण को लेकर ये बड़ा एक्शन
अजमेर विकास प्राधिकरण का। इस दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त और तहसीलदार भी मौजूद रहे। साथ ही किसी तरह का कोई विरोध ना हो, कानून व्यवस्था को कोई चैलेंज ना कर पाए, लिहाजा पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा।